हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग को दो पार्ट्स में बांटें। तो पहला जो है वो होगा जॉब कॉस्टिंग और दूसरा होगा प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो जॉब कॉस्टिंग का ही एक पार्ट है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को कभी कभी हम लोग टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। किसी बुक देखेंगे तो वहाँ पे टर्मिनल कॉस्टिंग भी लिखा होगा। हम लोग बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कितने पार्टीज होते हैं, तो आप सब जानते होंगे कि इसके दो पार्टीज होते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट जो देता है वो हो गया, और एक वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, मतलब काम करने के लिए जो एक्सेप्टेंस लेता है। उसको जो काम देता है उसको हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टी बोलेंगे, और जो काम करेगा उसको हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यहाँ पर जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो जनरली कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का या रोड का या ब्रिजेस का छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आएंगे। बड़े लेवल वाले क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में जनरली रहते हैं, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। वो टर्म्स कुछ इस तरीके से है कि वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड किसे कहते हैं, एस्केलेशंस क्लॉज क्या होता है, सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और रिटेंशन मनी। इन सब के ऊपर भी एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है बीकॉम लेवल पे, तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। मैं अभी आपको वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड के बारे में बता देता हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बारे में बात हो रहे हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हो रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है उसी को हम लोग यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, और उसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक तो वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। इस बात को एक और भी एग्जाम्पल से अभी हम लोग समझते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है 5 करोड़ और इसका एस्टिमेटेड टाइम 6 मंथ है। यहाँ उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका ये कहना है कि हमने 3 करोड़ का काम कर दिया है। अब जो रोड जो देख रहे हैं कि रोड प्रॉपरली बना है या नहीं बना है, जो अथॉरिटी है वो इस बात को सैंक्शन करेगी कि क्या एक्चुअली में 3 करोड़ का काम हुआ है या नहीं हुआ है। उनका ये कहना है, जो अथॉरिटी है जो चेक कर रहे हैं कि क्या रोड सही में ठीक ठाक बना है या नहीं बना है, उनका ये कहना है कि नहीं, आपने जो काम किया है 3 करोड़ का आपके हिसाब से है, बट हमारे हिसाब से 2.5 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 50 लाख का ही काम हुआ है। तो हम तो आपके 3 करोड़ के काम को सर्टिफाइड नहीं कर रहे, हमारे हिसाब से अभी 50 लाख का काम बाकी है। आप उस 50 लाख के काम को पूरा कीजिए तब हम आपको 3 करोड़ का काम सर्टिफाइड बताएंगे। मतलब उन्होंने ये कहा कि आपके हिसाब से 3 करोड़ का काम हुआ है, बट हमारे हिसाब से हम सैंक्शन कर रहे हैं 2.5 करोड़ का काम आपका कंप्लीट हुआ है, यानी 2 करोड़ 50 लाख का काम कंप्लीट हुआ है। और हम जो आपको पेमेंट करेंगे, यानी कि जो अथॉरिटी है वो कहती है कि हम आपको पेमेंट करेंगे वो वर्क सर्टिफाइड का कुछ हिस्सा। जनरली यही टर्म्स आपके बुक में क्वेश्चंस में यूज होगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे 2 करोड़ 50 लाख का काम वो सर्टिफाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि हम इसका 80% आपको कैश देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ पर कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसा मिलेगा वो 2 करोड़ 50 लाख का 80% यानी कि 2 करोड़ ही रुपया मिलेगा यहाँ पर। सो ये तो क्लियर हो गया होगा कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है। यानी कि वर्क सर्टिफिकेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्टरी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसने काम दिया था वो आकर सुनिश्चित करता है कि क्या उसका काम परफेक्टली हुआ है या नहीं हुआ, वो सर्टिफाइड करते हैं। और इन केस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो अथॉरिटीज़ होते हैं वो सर्टिफाइड करते हैं। आई होप अब आपको वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है ये आपको पता लग गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि चूँकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपको एक अकाउंट बनाना होता है, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये कैसे बनता है, मेनली आपको हर क्वेश्चन में यही अकाउंट बनाना होगा। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा अकाउंट होता है। इसके डेबिट साइड में आपको जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चे हुए हैं उनको लिखना होता है, जैसे जितने मटेरियल इशू किया, जितना लेबर पे खर्च हुआ, जनरल एक्सपेंस, और अगर कोई प्लांट हमने उस कॉन्ट्रैक्ट साइट पे लगाया है तो उसका डेप्रिसिएशन आप लिख सकते हैं। अगर हमने उस साइट पे कोई ऑफिस बनाई है तो उसका एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस। अगर हम लोग क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड में आपको ध्यान रखना है कि आप ऊपर में बाय वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे, उसके बाद वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड को आप लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई मटेरियल बच जाता है या हम मटेरियल को रिटर्न कर देते हैं या मटेरियल वेस्ट हो जाता है या खो जाता है या ट्रांसफ़र कर देते हैं हम किसी अदर साइट को, तो वो लिखेंगे। देन हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन अभी अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है
तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट, और फिर उस प्रॉफिट को दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक पार्ट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एक पार्ट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं रिजर्व में, या फिर आप WIP भी बोल सकते हैं इसको। मैं फिर से बता दूं, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग नोशनल प्रॉफिट नहीं, हम लोग प्रॉफिट ही लिखेंगे, ओनली प्रॉफिट, और उसको डायरेक्ट PL में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 99% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे केस में जो भी प्रॉफिट आता है उसको माना गया प्रॉफिट बोलेंगे, यानी इंग्लिश में बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट, और फिर उसके दो हिस्से लगा देंगे, एक तो ट्रांसफ़र कर देंगे PL में और एक ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग रिजर्व में। इन चीज़ों को अभी हम लोग आज की वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट समझेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, और भी हम लोग ये समझ लेते हैं थोड़ा सा अभी कि ये नोशनल प्रॉफिट जो है ये एग्जैक्टली है क्या, इन बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट था, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है। आई होप आपको ये याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। डेबिट में आपको खर्चे लिखने हैं और क्रेडिट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वाई वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड वगैरह सबको आपको लिखना है। देखिए, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी पूरा नहीं हुआ है तो ऐसे केस में उसका जो प्रॉफिट आता है उसको तो हम लोग नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करके करेंगे उसको भी अभी हम लोग समझ लेते हैं, और अभी इस पर एक दो क्वेश्चन से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप पढ़ सकते हैं कि एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर ऐसा पाया जाता है कि कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, उनका कुछ प्रोसेस अभी बाकी है। ऐसे केस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग नोशनल प्रॉफिट कहेंगे, और फिर उसके दो पार्ट्स लगाएंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जो एक पार्ट होगा उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे एक्चुअल PL अकाउंट में, और जो दूसरा पार्ट है वो WIP हो जाएगा, या फिर उसको आप रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपको कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है ये निकालना पड़ेगा, वो भी वर्क सर्टिफाइड के आधार पे, यानी कि परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मतलब परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड जब आप निकालेंगे तो वर्क सर्टिफाइड ऊपर रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को नीचे रखिएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसके बाद आपके पास एक परसेंट आएगा, उस परसेंट के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट है उसका एक पार्ट PL में ट्रांसफ़र करना है और एक पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। इसको हालांकि अभी हम लोग क्वेश्चन के जरिए भी समझेंगे, बट आप ये चार्ट याद रखिएगा। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट 25% तक कंप्लीट हुआ है, मतलब 25% से कम कंप्लीट हुआ है, तो ऐसे केस में जो नोशनल प्रॉफिट है उसका कुछ भी हिस्सा PL में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट 25% से ज़्यादा लेकिन 50% से कम कंप्लीट हुआ है तो ऐसे केस में 1/3 हिस्सा जो है वो हम लोग PL में ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट 50% से लेकर 90% तक है, मतलब 90% से कम है, तो ऐसे केस में 2/3 ऑफ द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू PL अकाउंट। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसकी थ्योरी है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन को समझते हैं। ये कुछ खर्चे हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ है, जैसे कि मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और 2 लाख रुपए जो है वो मिला है कॉन्ट्रैक्टी से, जो कि 80% है वर्क सर्टिफाइड का। आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि कितना प्रॉफिट PL अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में 10,000 रुपया गिवन है, और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 4 लाख रुपया है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। इसके डेबिट में जितने भी खर्चे हैं वो आप लिख दीजिए। सबसे पहले 3 ही खर्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, एक तो मटेरियल दिख रहा है, दूसरा वेजेस, और तीसरा जो है डायरेक्ट चार्जेस। इसे लिखने के बाद आपको क्रेडिट में लिखना है वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें एक वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड आएगा। जनरली क्वेश्चंस में आपको वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट गिवन रहेगा, लेकिन वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट गिवन नहीं रहेगा, तो उसको आप जैसे ये वर्किंग नोट में जो आपके सामने आ रहा है इस हिसाब से निकालेंगे। आप ये चेक कीजिए कि कितना परसेंट कैश मिला था वर्क सर्टिफाइड का। 80% कैश मिला था वर्क सर्टिफाइड का, तो जो 2 लाख रुपया है वो 80% है वर्क सर्टिफाइड को, उसको 100% आप बना लीजिए, जो आया 2.5 लाख रुपया। इसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला यही रहेगा। यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है वो 62% आया, तो इस 62% के हिसाब से जो भी नोशनल प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में 60,000 आया, उसका आपको 2/3 ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि ये 50% से ज़्यादा है। सो अगर आप कैलकुलेशन यहाँ पर देखें तो जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा PL में, नोशनल प्रॉफिट का हिस्सा जो PL में ट्रांसफ़र होगा
वो 32,000 आएगा। फिर आप 60,000 में से 32,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28,000। मैं आपको वापस से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन में जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको हम लोगों ने डेबिट में लिखा, जैसे मटेरियल, वेजेस और डायरेक्ट चार्जेस लिखा। क्रेडिट में हम लोगों ने बाय वर्क इन प्रोग्रेस लिखा। यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट गिवन नहीं था क्वेश्चन में, उसको हम लोगों ने वर्किंग नोट 1 से निकाला। तो ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 लाख हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, उसके आधार पर हम लोगों ने निकाला। फिर उसके बाद हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट 60,000 आया। देन हम लोगों को एक वर्किंग नोट 2 करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 2 में परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, जहाँ पे वर्क सर्टिफाइड ऊपर रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नीचे रहेगा। क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड था 2.5 लाख रुपया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख रुपया था। सो 2,50,000 को अगर आप 4 लाख से डिवाइड करेंगे देन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62.5%। इसका ये मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है 50% से लेकर 90% के बीच वाला है। सो यहाँ पर 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, नोशनल प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफ़र होगा। उसका फॉर्मूला फिर वर्किंग नोट 3 की तरह होगा। इसको भी आप याद रखिएगा कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल पीएल इक्वल टू, पहले नोशनल प्रॉफिट लिखना है, फिर मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू परसेंट 2/3 मल्टीप्लाई, फिर एक नई चीज़ आ गई कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड रखना है आपको। इसी पे थोड़ा कंट्रोवर्सी है, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें दी हुई है, लेकिन आप यही रखिएगा कैश रिसीव अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 32,000। फिर आपको डेबिट साइड में 32,000 और 28,000 किस तरीके से आया ये तो पता ही है। अभी मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से और सॉल्व कीजिए। इसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन में एबीसी लिमिटेड है, जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 10 लाख रुपए का और कुछ खर्चे भी हैं। 3,60,000 रुपया इनको मिल चुका है, जो कि 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है और वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट तो गिवन ही है और खर्चे जो हैं वो नीचे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को रोक कर बनाइए, उसके बाद मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया, डेबिट साइड में सभी खर्चों को हम लोग लिख देंगे, क्रेडिट साइड में फिर वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड हम लोगों को निकालना पड़ेगा, उसके लिए वर्किंग नोट 1 करेंगे और अभी करते हैं। यहाँ पर भी वर्किंग नोट 1 4,15,000 आया, उसमें से अगर हम लोग सबको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60,000। वर्किंग नोट 1 जहाँ पे वर्क सर्टिफाइड निकाला गया 90% था 3,60,000, तो उसको 100% 4 लाख हो गया। फिर वर्किंग नोट 2 हम लोग बनाएंगे, जहाँ पे वर्क सर्टिफाइड अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू में 100। सो इस क्वेश्चन में जो है 40% आया, तो 40% का मतलब 1/3 ट्रांसफ़र होगा नोशनल प्रॉफिट का। और लास्ट में एक और भी चीज़ आपको लगाना है, कैश रिसीव अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस हिसाब से आया 18,000। तो 60,000 में से 18,000 जो है वो माइनस कर देंगे और जो बच जाएगा वो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र टू WIP भी यहाँ पर लिख सकते हैं। बीकॉम लेवल पे जनरली इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और करीब करीब 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आप ऐसे ही क्वेश्चनों को आप ध्यान रखिएगा। एक और भी इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट लिखा है, तो कुछ कुछ बुक में ऐसा है कि ओपनिंग बैलेंस प्लांट का और ओपनिंग बैलेंस जो होता है प्लांट का वो डेबिट में लिख देते हैं और क्लोजिंग बैलेंस प्लांट का क्रेडिट में लिख देते हैं। बात एक ही है, मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल दिया, आप चाहें तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल कर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बैलेंस शीट के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।